रामेश्वर बाबू के साथ ब्योमकेश का परिचय लगभग 15 साल पुराना था, लेकिन इन 15 सालों में उनको 15 बार भी देखा है या नहीं, इस बात पर संदेह है। आखिर के 5-6 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन वो हमें नहीं भूले हैं, इसका प्रमाण हमें साल में 2 बार मिलता था। हर साल नव वर्ष और विजयादशमी के दिन वो ब्योमकेश को नियमित रूप से पत्र लिखते थे। रामेश्वर बाबू बड़े आदमी थे। कोलकाता में उनके 8-10 मकान थे। उसके अलावा नगद रुपए भी पर्याप्त थे। मकान के किराए से जो आमदनी होती थी, उसका अधिकांश भाग ही जमा हो जाता था। परिवार में सदस्य के रूप में थी उनकी दूसरी पत्नी कुमुदनी, पहली पत्नी से पुत्र कुशेश्वर और पुत्री नलिनी। रामेश्वर बाबू हास्य रसिक थे। वो जितने प्राणपन से हंसते थे, उतना ही हंसाते भी थे। जीवन के विभिन्न प्रकार के अनुभव से मैंने ये सीखा था कि जो लोग खूब हंसते थे, वो कभी पैसे वाले नहीं हो पाए थे। लक्ष्मी माता सिर्फ उल्लुओं को ही पसंद करती है। रामेश्वर बाबू ने मेरे इस अनुभव को बदल दिया था। अंततः ये नियम हर किसी के मामले में नहीं बैठता, ये समझ में आ गया था। रामेश्वर बाबू में एक और गुण था। वो एक बार किसी से घनिष्ठ हो जाते तो उनको कभी भी भूलते नहीं थे। ब्योमकेश के साथ उनका परिचय हुआ था उनके मकान में एक चोरी की घटना के बाद से। वो मामला बहुत ही हास्यास्पद रूप से खत्म हुआ था जरूर, लेकिन उसके बाद से ही वो ब्योमकेश को बहुत स्नेह के साथ याद करते थे। अनेकों बार अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित भी किया था। वो हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। आखिर के दिनों में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन हास्य रस जो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था, वो हमें पता चलता था साल में 2 बार आने वाली उनकी चिट्ठियों से। आज रामेश्वर बाबू की आखिरी हास्यास्पद चिट्ठी के बारे में आपको बताता हूं। ये घटना घटी थी कुछ साल पहले। तब भी कानूनन पिता की संपत्ति में पुत्री का भाग स्वीकृत नहीं हुआ था। उस बार पहली बैसाख में दोपहर की डाक से रामेश्वर बाबू की चिट्ठी आई। एंटीक पेपर का लिफाफा, साफ सुथरे अक्षरों में नाम पता लिखा हुआ। लिफाफा हाथ में लेते ही ब्योमकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने ध्यान दिया था, रामेश्वर बाबू की याद आते ही इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। ब्योमकेश ने जतन से लिफाफे का परीक्षण करके कहा, अजीत, रामेश्वर बाबू की उम्र कितनी है, अंदाजा लगा पाओगे? मैंने कहा, 90 तो होगा ही। ब्योमकेश ने कहा, उतना ना होने पर भी 80 तो होगा ही, लेकिन अभी भी दिमाग एकदम सही काम कर रहा है। हाथ की लिखाई एकदम साफ है। मैंने लिफाफा हाथ में लिया और एक सिरे से काटकर चिट्ठी बाहर निकाली। 2 भागों में मुड़ा हुआ महंगा कागज, हेडिंग में मोनोग्राम छपा हुआ, बड़े बड़े अक्षरों में ओवर राइटिंग का निशान नहीं। रामेश्वर बाबू ने लिखा है, बुद्धि सागर ब्योमकेश बाबू, आप और अजीत बाबू मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभेच्छा ग्रहण कीजिएगा। आपकी बुद्धि दिन पर दिन चांद की रोशनी जैसी फैले। अजीत बाबू की कलम मयूर पंख के जैसी हो। मैं अब चला, यमराज का समन आया है। जल्द ही गिरफ्तारी का वारंट आएगा। यमदूत की गिरफ्तारी के पहले ही मैं बैकुंठ धाम जा पहुंचूंगा। सिर्फ यही दुख रहेगा, आगामी विजयादशमी पर आप लोगों को स्नेहाशीष नहीं भेज पाऊंगा। मृत्यु के पहले संपत्ति भाग की व्यवस्था की है। आप देखना, मेरी अंतिम इच्छा
इच्छा जरूर पूरी हो। आपकी बुद्धि पर मेरा पूरा विश्वास है। विदाई। मेरी इस चिट्ठी को अनदेखा मत कीजिएगा। आपको 5,000 रुपए मिले कि नहीं, मैं बैकुंठ धाम से देखूंगा। भवदीय श्री रामेश्वर राय। चिट्ठी पढ़कर ब्योमकेश के भौं सिकुड़ गए। मैंने भी चिट्ठी पढ़ी। अपनी मृत्यु को लेकर मजाक करना शायद उनके चरित्र का गुण हो, लेकिन चिट्ठी की आखिर में जो उन्होंने लिखा है उसका मतलब समझ में नहीं आया। मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। कौन सी इच्छा? हम तो उनके किसी आखिरी इच्छा की बात नहीं जानते। चिट्ठी में कुछ लिखा भी नहीं है। उसके बाद 5,000 रुपए मिले कि नहीं। कौन से 5,000? ये क्या रामेश्वर बाबू के नए तरीके का मजाक है, या आखिर के दिनों में सच में पगला गए हैं? ब्योमकेश ने अचानक कहा, चलो कल सुबह रामेश्वर बाबू से मिलकर आते हैं। कब हैं कब नहीं। मैंने कहा, ठीक है चलो। चिट्ठी पढ़कर क्या तुम्हें लगता नहीं कि उनका दिमाग थोड़ा हिल गया है? ब्योमकेश ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पितामह भीष्म का दिमाग खराब हुआ था। आजकल ब्योमकेश रामायण और महाभारत पढ़ रहा है। हाथ में काम ना हो तो महाकाव्य लेकर बैठता है। ये उसके उम्र का धर्म भाव है या काव्य साहित्य के मूल अनुसंधान का प्रयास, ये कहना मुश्किल है। दूसरा मतलब भी जरूर हो सकता है। वैसे बीच बीच में उसकी बातचीत में रामायण महाभारत की गंध आती है। मैंने पूछा, रामेश्वर बाबू ही क्या पितामह भीष्म हैं? थोड़ा बहुत मेल खाता है, लेकिन रामायण के दशरथ से ज्यादा मेल खाता है। मैंने कहा, दशरथ का तो माथा फिर गया था। शायद फिर गया था, लेकिन वो उम्र के कारण नहीं, स्वभाव के कारण। लेकिन रामेश्वर बाबू अगर 100 साल भी जिंदा रहे तब भी उनका माथा नहीं फिरेगा। रामेश्वर बाबू की पारिवारिक स्थिति के बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम था। उत्तर कोलकाता के एक मकान में वो रहते हैं। दूसरी पत्नी कुमुदिनी की उम्र लगभग 50 के आसपास होगी और वो निसंतान है। पहली पत्नी के पुत्र का नाम रामेश्वर बाबू ने शायद अपने नाम से मिलाकर कुशेश्वर रखा था। कुशेश्वर की उम्र भी 50 से कम नहीं है। सिर पर थोड़े बहुत सफेद बाल और बाकी गंजा। वो विवाहित जरूर है, लेकिन संतान है या नहीं ये नहीं कह पाऊंगा। उसे देखकर मेरुदंडहीन असहाय इंसान के जैसा ही लगता है। छोटी बहन नलिनी ने सुना है किसी से प्रेम विवाह किया है। उसके साथ रामेश्वर बाबू का कोई संपर्क नहीं है। कुल मिलाकर उनका परिवार बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए अशांति का योग कम है। उनके पास अपार पैसा है और हंसमुख स्वभाव। तब भी संदेह होता है उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे रामेश्वर बाबू के घर पर पहुंच गए। मकान बहुत संकरा और लंबे किस्म का है। दरवाजे के बाहर गाड़ी खड़ी है। हमने बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुछ देर बाद दरवाजा खोला एक महिला ने। वो शायद किसी और के आने की अपेक्षा कर रही थी, इसीलिए हमें देखकर उनकी दोनों झगड़ालू आंखें नर्म हो गई। सिर पर आंचल खींचते हुए उन्होंने एक तरफ खड़े होकर नर्म आवाज में पूछा, कौन चाहिए? रामेश्वर बाबू के परिवार में दोनों महिलाओं से परिचय ना होने पर भी उन्हें देखा है। ये कुशेश्वर की पत्नी है। छोटे कद की, दृढ़ और मजबूत शरीर। उम्र अंदाजन 40। ब्योमकेश ने कहा, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। रामेश्वर बाबू से मिलने आया हूं। महिला के चेहरे का भाव बदला। वो शायद दरवाजे से ही हमें विदा करने के बारे में सोच रही थी कि उसी समय सीढ़ी पर जूते की आवाज आई।
महिला ने एक बार आंखें उठाकर सीढ़ी की तरफ देखा और उसके बाद दरवाजे से सरक कर पीछे के कमरे में प्रवेश कर गई। वो जरूर रसोई घर था, क्योंकि वहां से बर्तन और कड़छी चलाने की आवाज आ रही थी। सीढ़ी से दो लोग उतर कर आए। एक कुशेश्वर था, दूसरा व्यक्ति विलायती भेषधारी प्रवीण डॉक्टर। दरवाजे की तरफ आते आते डॉक्टर बाबू ने कहा, ऐसे तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो फोन करना। डॉक्टर बाबू गाड़ी में जाकर बैठे। गाड़ी चली गई। हम जो दरवाजे के बाहर खड़े थे, कुशेश्वर ने अब तक देखा नहीं था। उसके बाद अचानक देखा। ब्योमकेश ने कहा, मुझे शायद आपने पहचाना नहीं। मैं ब्योमकेश बख्शी हूं, आपके पिता से मिलना चाहता हूं। कुशेश्वर ने सोचते हुए कहा, ब्योमकेश बख्शी? ओह हाँ 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 हाँ, पहचानूंगा क्यों नहीं। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? कल रात को अचानक हार्ट अटैक आया था, अभी थोड़ा ठीक है। उनसे मिलना चाहेंगे, लेकिन वो तीसरे मंजिल के कमरे में है। इसी समय रसोई घर से जोर से ठक ठक की आवाज आते ही हम चौंक गए। कड़क आवाज। हम तीनों ने उस तरफ देखा। रसोई घर के अंदर से एक अदृश्य हाथ सड़सी से दरवाजे पर आघात कर रहा था। कुशेश्वर की तरफ देखा। उसके चेहरे का भाव बदल गया था। उसने गला साफ करते हुए कहा, पिताजी के साथ तो मुलाकात नहीं हो सकती, उनकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर बाबू आए थे। उधर ठक ठक की आवाज रुक गई। ब्योमकेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया। डॉक्टर बाबू का नाम क्या है? ओ, डॉक्टर असीम सेन। पहचाना नहीं? बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। पहचानता नहीं हूं, लेकिन नाम सुना है। विवेकानंद रोड में शायद उनकी डिस्पेंसरी है। हाँ हाँ। तो क्या रामेश्वर बाबू के साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी? मतलब डॉक्टर ने मना किया है। कितने दिनों से उनकी तबीयत खराब है? तबीयत तो ठीक ही थी, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, ज्यादा हिलडुल नहीं पाते, अपने कमरे में ही रहते हैं। कल सुबह बहुत सारी चिट्ठी लिखी उन्होंने, उसके बाद रात को अचानक। रसोई घर के दरवाजे में फिर से सड़सी की आवाज हुई। कुशेश्वर बीच में ही रुक गया। ब्योमकेश ने कहा, आपकी पत्नी शायद नाराज हो रही है। अच्छा चलते हैं, नमस्कार। फुटपाथ में उतरकर पीछे पलटकर देखा, मुख्य दरवाजा बंद हो गया। ब्योमकेश कुछ देर तक बेमन से खड़े रहकर बोला, डॉक्टर असीम सेन की डिस्पेंसरी ज्यादा दूर नहीं है, चलो उनसे एक बार मुलाकात करके आते हैं। भाग्यक्रम से डॉक्टर सेन डिस्पेंसरी में ही बैठे थे। 3-4 मरीज भी थे। ब्योमकेश ने पर्ची में नाम लिखकर भेज दिया। डॉक्टर सेन ने कहलवाया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आधे घंटे बाद मरीजों को विदा करके डॉक्टर ने हमें बुलवाया। हम उनके खास केबिन में पहुंचे। डॉक्टरी यंत्र से सुसज्जित बड़े कमरे के बीच एक टेबल के सामने डॉक्टर बैठे हैं। ब्योमकेश की तरफ देखकर बोले, आप ही ब्योमकेश बाबू हैं? आज रामेश्वर बाबू के दरवाजे के बाहर आप ही थे ना? हाँ हाँ, लेकिन हम अपना इलाज करवाने यहाँ नहीं आए, दूसरा काम है। मेरा परिचय, डॉक्टर सेन ने हंसते हुए कहा। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं, बैठिए बैठिए, क्या काम है बोलिए। हम डॉक्टर सेन के सामने की चेयर पर बैठे। ब्योमकेश ने कहा, रामेश्वर बाबू के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय है। कल उनके नववर्ष की शुभेच्छा चिट्ठी मिली। उसमें उन्होंने ज्यादा दिन नहीं बचेंगे ऐसा एक संशय जताया था, इसीलिए आज सुबह उनसे मिलने आया था। आते ही सुना रात को उनको हार्ट अटैक आया। उनसे तो मिल नहीं पाया, इसीलिए आपके पास आया हूं उनकी खबर जानने के लिए। आप क्या रामेश्वर बाबू के फैमिली डॉक्टर हैं?
पारिवारिक मित्र कह सकते हैं। 30 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूं। उनके दिल की हालत ठीक नहीं है, उम्र भी बढ़ गई है। बीच बीच में थोड़ी बहुत तकलीफ हो ही रही थी। उसके बाद कल अचानक मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। खैर, अभी ठीक है। ओह, इसका मतलब फिलहाल मृत्यु की आशंका नहीं है। वो कहा नहीं जा सकता। इस तरह के मरीज के बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। 2 साल जिंदा रह सकते हैं या आज ही दूसरा अटैक हो सकता है, तब शायद बचना मुश्किल हो। अच्छा डॉक्टर बाबू, आपको क्या लगता है, रामेश्वर बाबू की सही तरीके से देखभाल हो रही है? डॉक्टर कुछ देर तक देखते रहे। उसके बाद धीरे से बोले, आप जो बताना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? मैं रामेश्वर बाबू को ही पहचानता हूं, उनके परिवार के बाकी लोगों को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन आज देखकर मुझे संदेह हुआ। वो लोग बाहरी आदमी को रामेश्वर बाबू के आसपास आने नहीं देना चाहते। हाँ, ये तो सही है। आप रामेश्वर बाबू के परिवार को ठीक से नहीं पहचानते, लेकिन मैं पहचानता हूं। अजीब फैमिली है, किसी का दिमाग ठीक नहीं। रामेश्वर बाबू की पत्नी कुमुदिनी की उम्र 60 हो गई है। थोड़ा मोटापा आ गया है, लेकिन अभी भी गुड़ियों के साथ खेलती है। घर का कोई कामकाज नहीं देखती। कुशेश्वर भी कैसा अजीब सा है, पत्नी की बात पर ही उठता बैठता है। एकमात्र कुशेश्वर की पत्नी लावण्या का होश ठीक है, इसीलिए फिलहाल वो ही इस परिवार को संभाल रही है। लेकिन घर पर कोई नौकर चाकर क्यों नहीं है? लावण्या नौकर चाकर सहन नहीं करती, इसीलिए सबको भगा दिया है। खुद खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए एक खाना बनाने वाली को रखा है। बाकी सब काम खुद करती है। कुशेश्वर को बाजार भेजती है। लेकिन क्यों? इन सब का तो एक मतलब होना चाहिए ना। मुझे लगता है इन सब का कारण है नलिनी। नलिनी, रामेश्वर बाबू की बेटी। हाँ, बात बहुत पुरानी है, आपने शायद सुना नहीं। नलिनी ने घर पे सभी के विरुद्ध जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी। तब से परिवार का हर कोई उससे नाराज है, और सबसे ज्यादा नाराज है लावण्या। रामेश्वर बाबू पहले बहुत नाराज हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराजगी कम हो गई थी। लावण्या का गुस्सा लेकिन कम नहीं हुआ। वो नलिनी को इस घर में घुसने नहीं देना चाहती, पिता के साथ मिलने नहीं देती। बाद में रामेश्वर बाबू नौकर चाकर के जरिए लड़की की खबर लेते रहते थे, इसीलिए लावण्या ने सभी नौकरों को भगा दिया। रामेश्वर बाबू एक तरफ से अपने घर में नजरबंद हैं, लेकिन उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। ब्योमकेश कुछ देर चुप रहा, उसके बाद बोला, परिस्थिति कुछ कुछ समझ में आ रही है। अच्छा, रामेश्वर बाबू ने विल बनाया है कि नहीं, आप बता पाएंगे? डॉक्टर सेन ने आंखें उठाकर ब्योमकेश की तरफ देखा। हाँ, मुझे लगता है विल तो बनाया है। मेरे हिसाब से उन्होंने विल में नलिनी को भी संपत्ति का हिस्सा दिया है। मैं नहीं जानता था, कल रात को ही पता चला। कैसे? कल रात 10 बजे रामेश्वर बाबू को हार्ट अटैक आया। मुझे फोन आया, मैं गया। घंटे भर बाद रामेश्वर बाबू थोड़ा संभल गए। मैंने तब सबको खाना खाने भेज दिया। रामेश्वर बाबू ने आंखें मलकर इधर उधर देखा, उसके बाद फुसफुसाकर धीरे से कहा, डॉक्टर, मैंने विल बना दिया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो नलिनी को खबर जरूर दे देना। उसी समय लावण्या अंदर कमरे में आ गई और कोई बात नहीं हो पाई। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो लोग रामेश्वर बाबू को विल नहीं बनाने दे रहे, कहीं वो नलिनी को अपनी संपत्ति का हिस्सा ना दे दे। अगर वो बिना विल बनाए ही मारे गए तो फिर साधारण उत्तराधिकार के नियम से पुत्र और स्त्री को संपत्ति मिलेगी,
पुत्री को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, रामेश्वर बाबू के वकील कौन है? उनका कोई वकील है ऐसा तो सुना नहीं। ब्योमकेश उठकर खड़ा हो गया। अच्छा, आपका बहुत समय खराब किया। नलिनी की पारिवारिक अवस्था कैसी है? कुछ खास नहीं। उसका पति मामूली नौकरी करता है, 300-400 रुपए वेतन पाता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे हैं। उसके बाद हम डॉक्टर बाबू को नमस्कार करके आ गए। रामेश्वर बाबू का पारिवारिक चित्र और साफ हुआ जरूर, लेकिन आनंददायक नहीं हुआ। वृद्ध हास्य रसिक अंतिम समय में जरूर परेशानी में पड़ गए हैं, तब भी उन्हें सहायता करने का उपाय नहीं। 8-10 दिन बाद देखा, अखबार के पीछे के पन्ने में एक कोने में रामेश्वर बाबू का मृत्यु संवाद छपा है। वो विख्यात व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसा बहुत था, इसीलिए शायद उनका मृत्यु संवाद दैनिक समाचार के पन्ने तक पहुंच गया। ब्योमकेश समाचार पत्र में सिर्फ विज्ञापन पढ़ता है, इसीलिए उसे ये खबर दिखाया। आज रामेश्वर बाबू के नाम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। वो बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद पास के कमरे में जाकर टेलीफोन में किसी से बात की। उसके लौटते ही पूछा, किनसे बात हुई? उसने कहा, डॉक्टर असीम सेन से। परसों रात को रामेश्वर बाबू की मृत्यु हुई, फिर से हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर सेन वहां उपस्थित थे, लेकिन बचा नहीं पाए। डॉक्टर स्वाभाविक मृत्यु का सर्टिफिकेट ही दिए हैं। मैंने पूछा, तुम्हें क्या संदेह था कि? ठीक संदेह नहीं, लेकिन पता है क्या, ऐसी हालत में थोड़ी जानबूझकर लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। रामेश्वर बाबू के मरने से उनमें से किसी को नुकसान नहीं, उल्टे सभी को लाभ है। अब बात यह है, अगर उन्होंने विल बनाया है और उसमें नलिनी को भी भाग दिया है, तो फिर क्या वो विल को रखेंगे? मिलते ही फाड़ देंगे। उस दिन शाम को नलिनी और उसका पति देवनाथ मिलने आए। नलिनी की उम्र 40 के आसपास होगी। संतान ज्यादा होने के कारण शरीर थोड़ा दुर्बल, लेकिन फिर भी यौवन अभी भी पूरी तरह गया नहीं। देवनाथ की उम्र अंदाज में 45 होगी। देखने में एक जमाने में ठीक ही रहा होगा। हाथ उठाकर हमें नमस्कार किया। नलिनी ने गीली आंखों से कहा, पिताजी नहीं रहे, उनका आखिरी आदेश था, उन्हें कुछ हो जाए तो आपसे जरूर मिलूं, इसीलिए आई हूं। सुन रहे हैं कहानी विद किशोर पर ब्योमकेश बख्शी सीरीज के उपन्यास का हिंदी रूपांतर अदृश्य वसीयत। यहां तक आपने कहानी सुनी, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है, तो फिर एक कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है, क्यों? और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है कि हम और भी रोचक कहानियां आपके लिए लेकर आएं। तो सुनते हैं आगे। ब्योमकेश ने उन्हें आदर सहित बिठाया। सबके बैठने के बाद बोला, एक बात बताइए, रामेश्वर बाबू का आखिरी आदेश कब मिला आपको? 1 बैसाख को। ये देखिए चिट्ठी। लिफाफे के ऊपर कोलकाता के एक निम्न स्तर के जगह का पता लिखा हुआ था। वो चिट्ठी ब्योमकेश को जिस तरह के मोनोग्राम वाले कागज में लिखी हुई थी, वैसे ही मोनोग्राम लगे हुए कागज में लिखी थी, लेकिन संक्षिप्त। सौभाग्यकांक्षी नलिनी, तुम सभी मेरा नववर्ष का आशीर्वाद लेना। यदि भला बुरा कुछ हो जाए तो श्री ब्योमकेश बख्शी से मुलाकात करना। शुभाकांक्षी पिताश्री। चिट्ठी बहुत ही चालाकी से लिखी हुई है। यदि कुशेश्वर या लावण्या ने इस चिट्ठी को खोल के पढ़ा भी हो तो संदेहजनक कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पर भला बुरा का मतलब मृत्यु की बात हो रही है, ये कोई पकड़ नहीं पाएगा। साधारण विपदा भी हो सकती है, इसीलिए इस चिट्ठी को शायद किसी ने रोका नहीं।
चिट्ठी वापस कर ब्योमकेश ने कहा, आखिरी बार रामेश्वर बाबू से आपकी मुलाकात कब हुई थी? नलिनी ने कहा, 6 महीने पहले दुर्गा पूजा के बाद पिताजी को प्रणाम करने गई थी। वो ही आखिरी मुलाकात थी। भाभी पूरा समय पास में खड़ी थी। अकेले में पिताजी से एक बात भी नहीं करने दिया। भाभी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं? अच्छे संबंध? भाभी मुझे फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करती। कोई कारण है क्या? ननंद भाभी, यही कारण है। भाभी बांझ है। मुझे माँ षष्ठी की कृपा से बच्चे हैं, यही कारण है। डॉक्टर सेन से इस बीच में आपकी मुलाकात हुई है? सेन काका कल हमारे घर पर गए थे। उन्होंने बताया पिताजी विल बनाकर गए हैं। वो विल कहाँ है, आप लोगों को पता है? कैसे पता चलेगा? पिताजी को वो एक तरफ से बंदी बनाकर रखे हुए थे। पिताजी लाचार थे। तीसरे माले के अपने कमरे से निकल नहीं पाते थे। वो लोग जोंक की तरह पिताजी से चिपके रहते थे। पिताजी जो चिट्ठियाँ लिखते थे वो खोलकर पढ़ते थे। जो चिट्ठियाँ उन्हें पसंद नहीं होती थी उसे फाड़ कर फेंक देते। पिताजी ने अगर विल बनाया भी हो तो अब शायद ही बचा होगा। भाभी ने फाड़ कर फेंक दिया। रामेश्वर बाबू बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अगर विल बनाया है तो जरूर ऐसी किसी जगह पर छुपाया होगा कि आसानी से किसी को मिलेगा नहीं। अब काम यह है कि उनके उस विल को ढूंढने के पहले हमें वो ढूंढकर निकालना होगा। हाँ व्योमकेश बाबू, पिताजी ने अगर विल बनाया है तो ज़रूर हमें कुछ देकर गए होंगे, नहीं तो विल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इस हालत में क्या करना होगा हम कुछ भी नहीं जानते। इस बीच देवनाथ गला साफ करते हुए कुछ बोलने का उपक्रम करने लगा। ब्योमकेश के उसकी तरफ देखते ही उसने हिचकिचाते हुए कहा, एक बात याद आई। सुना है विल बनाना हो तो 2 गवाहों के दस्तखत की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे ससुर जी को 2 गवाह कहाँ से मिलते? ब्योमकेश ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन एक अपवाद भी है। जिन्होंने विल बनाया है उन्होंने अगर अपने हाथ से शुरू से आखिर तक विल को लिखा है तब गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नलिनी ने उज्जवल आंखों से अपने पति की तरफ देखा और कहा, सुना आपने? इसीलिए पिताजी ने इनसे मुलाकात करने के लिए कहा था। व्योमकेश बाबू, आप एक उपाय तो कीजिए। मैं कोशिश करूंगा। विल घर पर ही है, घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग तो ऐसे ही किसी को घर की तलाशी लेने नहीं देंगे, तो फिर पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। डॉक्टर असीम सेन की भी जरूरत पड़ेगी। 2-4 दिन समय लगेगा। आप लोग घर जाइए, जो करना है मैं करूंगा। विल अस्तित्व में अगर है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ब्योमकेश जब सरकारी दफ्तर में किसी काम से जाता था तो मुझे लेकर नहीं जाता था। मुझे भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना पसंद नहीं था। 2 दिन वो कहां गायब रहा वो मैं नहीं जानता। तीसरे दिन शाम को घर लौटकर गहरी सांस छोड़कर बोला, सब ठीक हो गया। मैंने पूछा, क्या ठीक हो गया? घर तलाशी का वारंट मिल गया। कल सुबह पुलिस को साथ लेकर हम लोग रामेश्वर बाबू के घर पर तलाशी लेने जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह हम रामेश्वर बाबू के घर पहुंच गए। साथ में 5-6 पुलिस वाले और इंस्पेक्टर हलदर नाम के एक ऑफिसर। लोग कौन है? कुशेश्वर ने पहले तो हमें रोकने की कोशिश की। उसकी पत्नी लावण्या ने हमें आंखों से भस्म कर देने वाली दृष्टि से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर हलदर ने उनको और विधवा कुमुदनी को रसोई घर में बिठाकर घर की तलाशी शुरू की। तीसरे माले के किसी भी कमरे को नहीं छोड़ा गया। 2 लोग नीचे के माले में तलाशी करने लगे।
दो लोगों ने दूसरे माले पर कुशेश्वर और लावण्या के कमरों की तलाशी लेने की जिम्मेदारी ली और इधर ब्योमकेश, इंस्पेक्टर हलदर और मैं तीसरे माले में गए। रामेश्वर बाबू तीसरे माले में रहते थे, इसीलिए वहीं पर विल के मिलने की संभावना ज्यादा थी। तीसरे माले में 2 कमरे हैं। छोटा कमरा उनकी पत्नी के सोने के लिए था, बड़े कमरे में ही रामेश्वर बाबू के सोने का कमरा और ऑफिस। कमरे के एक कोने में पलंग और दूसरे कोने में टेबल, चेयर, किताबों की अलमारी इत्यादि। इस कमरे से एक छोटे दरवाजे से स्नान घर जाने का रास्ता था। हमने तलाशी शुरू की। तलाशी का विस्तार विवरण देने की जरूरत नहीं। दोनों कमरों के पलंग, अलमारी, टेबल, चेयर में से एक कागज का टुकड़ा ढूंढकर निकालना होगा, इसीलिए कोने कोने की तलाशी लेनी शुरू हुई। तलाशी लेते लेते हमने एक तथ्य का आविष्कार किया। हमारे पहले और एक बार तलाशी हो चुकी है। कुशेश्वर और उसकी पत्नी ने विल की तलाशी की है। ब्योमकेश ने मेरी बात सुनकर कहा, अब बात यह है उन्हें वो विल मिली या नहीं। 2.5 घंटे के बाद थक हार कर हम टेबल के पास आकर बैठे। टेबल के एक तरफ एक पीतल की छोटी सी ओखली थी। रामेश्वर बाबू उसमें पान कूट कर खाते थे। ब्योमकेश उसे सामने खींचकर बेमन से हिला डुलाकर देखने लगा। इसके पहले नीचे के माले में जो लोग तलाशी ले रहे थे, उन लोगों ने बताया कि वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इंस्पेक्टर हलदर ने कहा, तीसरे माले में नहीं है, इसका मतलब रामेश्वर बाबू ने विल बनाया ही नहीं, या फिर उन्हें वो विल पहले ही मिल गई है। ब्योमकेश ने कहा, विल बनाने के मामले में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसी समय इंस्पेक्टर हलदर आलस हाथों से गोंद की शीशी का ढक्कन खोले। टेबल के ऊपर कागज, कलम, स्याही, गोंद सजा कर रखा हुआ था। हम लोगों ने पहले ही टेबल और उसके दराज को ढूंढकर देख लिया था। गोंद की शीशी का ढक्कन खोलते ही एक अलग किस्म की गंध नाक में आई, कच्चे प्याज की गंध। ब्योमकेश सीधे होकर बैठ गया। कैसी गंध? ये तो कच्चा प्याज है। देखूं? गोंद की शीशी को नाक के पास लाकर उसने सूंघा। शीशी को टेढ़ा करके देखा, अंदर सफेद रंग का गाढ़ा पदार्थ देखकर गोंद ही लगता था, लेकिन उससे प्याज की गंध क्यों आ रही है? प्याज कहां से आया? गोंद की शीशी हाथ में लेकर ब्योमकेश कुछ देर निश्चल होकर बैठा रहा। निश्चलता के बीच में जो प्रचंड मानसिक क्रिया चल रही थी, वो उसकी आंखों की तीव्र दृष्टि से ही पता चल रहा था। मैंने इंस्पेक्टर हलदर के साथ नजरें मिलाई। प्याज के गंध वाली शीशी से ब्योमकेश को कोई रहस्य की गंध आ रही है क्या? इंस्पेक्टर हलदर, दया करके कुशेश्वर की पत्नी को बुलाकर लाएंगे। थोड़ी देर बाद लावण्या ने कदम कदम पर विद्रोह घोषणा करते हुए कमरे में प्रवेश किया। ब्योमकेश ने खड़े होकर अपने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बैठिए, आपको एक सवाल पूछूंगा। लावण्या बैठी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में कठिन संदिग्धता। 3 अपरिचित पुरुष देखकर भी उसकी दृष्टि नर्म नहीं हुई। ब्योमकेश ने सवाल पूछा, आपके ससुर जी क्या कच्चा प्याज खाना पसंद करते थे? लावण्या ने चौंक कर ब्योमकेश की तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने कहा, उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन जाने के कुछ दिन पहले प्याज पर थोड़ा लोभ हुआ था। दिमाग हिल गया था। उस पर एक भी दांत नहीं। ओखली में प्याज को कूट कर उसी को खाते थे। मृत्यु के कितने दिन पहले से उन्होंने प्याज खाना शुरू किया था? लावण्या ने थोड़ा सोचकर कहा, 10-12 दिन पहले, चैत्र महीने के आखिरी दिनों में। ब्योमकेश ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आप लोगों को खामखा तकलीफ दी।
अजीत चलो, इंस्पेक्टर हलदर चलिए, यहां हमारा काम लगभग खत्म हो गया है। कहां से कैसे काम खत्म हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। हम लोग वहां से निकल आए। फुटपाथ में उतरकर ब्योमकेश ने कहा, इंस्पेक्टर हलदर आप चलिए हमारे घर, बाकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पहुंचकर उसने मुझसे पूछा, अजीत नए साल में रामेश्वर बाबू ने जो मुझे चिट्ठी लिखी थी वो कहाँ है? इधर उधर देखते हुए मैंने कहा, मैंने तो वो चिट्ठी फिर देखी नहीं, यहीं पर कहीं होगी, कहाँ जाएगी? हमारे पास व्यक्तिगत चिट्ठियों की कोई फाइल नहीं थी। चिट्ठी पढ़ना हो जाए तो कुछ दिन इधर उधर पड़ी रहती थी, उसके बाद पूटीराम सफाई करते वक्त फेंक देता था। ब्योमकेश ने अत्यंत विचलित होते हुए कहा, देखो देखो, अरे ढूंढ कर देखो, वो चिट्ठी बहुत जरूरी है। रामेश्वर बाबू ने उस पर लिखा था, मेरी इस चिट्ठी को अनदेखा मत करना। तब उस बात का मतलब ही नहीं समझा मैं। इंस्पेक्टर हलदार ने कहा, लेकिन क्या बात है, वो चिट्ठी अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई? समझ नहीं पाए? वो चिट्ठी ही रामेश्वर बाबू की विल है। हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, आज गोंद की शीशी में प्याज का रस देखकर समझ में आया। रामेश्वर बाबू अदृश्य स्याही से मुझे विल लिखकर भेजे थे। क्या अदृश्य स्याही? बाद में बताऊंगा। अरे अजीत चारों तरफ ढूंढ कर देखो, पूटीराम को बुलाओ। पूटीराम, पूटीराम। वो चिट्ठी अगर नहीं मिली तो नलिनी और देवनाथ का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक से ढूंढ कर देखो। पूटीराम को बुलाया गया, लेकिन वो ठीक से कुछ बता नहीं पाया। ब्योमकेश सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके बाद फीका चेहरा उठाकर बोला, रुको रुको, बाहर ढूंढने से नहीं चलेगा, मन में ढूंढना पड़ेगा। इजी चेयर पर पैर लंबे करके बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाई। 15 मिनट बाद वो हड़बड़ा कर उठकर बैठा और बोला, अजीत उस दिन मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था याद है? मैंने पूछा, कब, किस दिन? अरे जिस दिन वो चिट्ठी आई, पहली बैसाख, शाम के वक्त, याद नहीं है? मन में उस दिन को याद करने की कोशिश करने लगा। पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। ब्योमकेश तख्तपोश पर पद्मासन में बैठकर एक मोटी सी किताब पढ़ रहा था। काली सिंह की महाभारत या हेमचंद्र की रामायण। ब्योमकेश ने कहा, महाभारत का द्वितीय खंड, पितामह भीष्म की बात उठी थी। अरे बाबा याद नहीं है? दौड़कर सेल्फ से महाभारत का द्वितीय खंड का पन्ना पलटाया। पन्ना पलटते ही लिफाफा समेत रामेश्वर बाबू की चिट्ठी सामने आ गई। ब्योमकेश ने हल्ला मचाते हुए कहा, मिल गई। पुटीराम, पुटीराम एक छोटे बर्तन में कोयला जला कर ले आओ। ब्योमकेश के टेलीफोन करने पर डॉक्टर असीम सेन आ गए थे, नलिनी और देवनाथ को साथ में लेकर। घर के फर्श पर छोटी बर्तन में जले हुए कोयले ने कमरे के माहौल को और गर्म कर दिया था। ब्योमकेश ने चिट्ठी को जतन के साथ हाथ में पकड़कर बोलना शुरू किया। रामेश्वर बाबू हास्य रसिक थे ही, उस पर महाबुद्धिमान भी थे, लेकिन उनका शरीर असमर्थ हो गया था। स्वाधीन भाव से काम करने की क्षमता उनमें नहीं थी। वे पुत्र और पुत्रवधू के हाथ की कठपुतली बन गए थे। जब वे समझ गए कि उनकी आयु अब पूरी होने को आई है, तब उनकी इच्छा हुई बेटी को भी अपनी संपत्ति से कुछ भाग देकर जाएंगे। लेकिन लड़की को संपत्ति का भाग देने के लिए विल बनाना पड़ेगा। वर्तमान कानून के हिसाब से पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई स्वाभाविक दावा नहीं होता है। रामेश्वर बाबू ने तय किया कि वो विल बनाएंगे, लेकिन सिर्फ विल बनाने से ही तो नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद वो विल जो विद्यमान रहेगा, उसकी स्थिरता क्या है? कुशेश्वर और लावण्या संपत्ति का भाग नलिनी को नहीं देंगे। वो नलिनी को फूटी आंख से देख नहीं सकते। वो नलिनी को पिता से मिलने ही नहीं देते। हमेशा रामेश्वर बाबू को अकेले घेर कर रखते थे। वो जो चिट्ठियां लिखते थे उन्हें खोलकर पढ़ते भी थे। चिट्ठी में कोई संदेहजनक बात रहे
तो चिट्ठी फाड़कर फेंक देते थे। तो फिर उपाय? रामेश्वर बाबू ने दिमाग लगाया और उसका उपाय भी निकाल दिया खुद ही। सब नहीं जानते, प्याज के रस से चिट्ठी लिखी जाए तो कागज पर दाग नहीं पड़ते, लिखावट अदृश्य हो जाती है। लेकिन वो अदृश्य लिखावट को उभारा जा सकता है। बहुत ही सहज उपाय है उसका। कागज को आग के ऊपर फिराएं तो वो अदृश्य लिखावट उभर के आती है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मुझे मैजिक दिखाने का शौक था। बहुत बार सहपाठियों को ये मैजिक मैंने दिखाई है। रामेश्वर बाबू ये मैजिक जानते थे। उन्होंने जिद की कच्चा प्याज खाएंगे। उनके बेटे और बहू ने सोचा कि इनका दिमाग खराब हो गया है। आपत्ति नहीं की। रामेश्वर बाबू छोटी ओखली में पान कूट कर खाते थे। पान खाने का शौक था, लेकिन दांत नहीं थे। प्याज हाथ में मिलते ही उसे ओखली में कूट लिया, गोंद की शीशी से गोंद निकालकर फेंक दिया और उसमें प्याज का रस जमा करके रखने लगे। कोई ये जान नहीं पाया। उनके जीवन में हास्य रस था। ये काम करते समय निश्चय ही वो मन ही मन बहुत हंसे होंगे। पहली बैसाख को वो अपने खास लोगों को चिट्ठी भेजकर शुभेच्छा प्रकट करते थे। नया साल आ रहा है ये देखकर उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू की। मुझे हर साल ही एक चिट्ठी लिखते हैं, इस बार भी लिखा। उसके बाद चिट्ठी की दूसरी तरफ अदृश्य प्याज के रस से विल लिखा। ये है वो चिट्ठी और इसके दूसरे भाग में है वो विल। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला और सावधानी से चिट्ठी बाहर निकाली। चिट्ठी को खोलकर दोनों हाथों से दोनों भाग में पकड़कर कोयले के आग के ऊपर दूर से धीरे धीरे लहराने लगा। हम लोग सांस रोककर उस तरफ देखने लगे। 1 मिनट तक सांस रोककर देखने के बाद हम सभी के सभी ने गहरी सांस ली। कागज की दूसरी तरफ बादामी रंग के अक्षर दिखने लगे थे। 5 मिनट के बाद ही कागज को आग के ऊपर से हटाकर ब्योमकेश ने उस पर एक बार आंखें फिराकर उसे डॉक्टर सेन की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर सेन, रामेश्वर बाबू ने आपको जो विल की बात बताई थी, यही है वो विल। पढ़िए, हम सभी सुनेंगे। डॉक्टर सेन ने पहले विल को एक बार मन ही मन पढ़ा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी खिल गई। उसके बाद उन्होंने गला साफ कर गंभीर स्वर में पढ़ना शुरू किया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मैं श्री रामेश्वर राय, साकिन 17 नंबर श्याम मित्र लेन, बाग बाजार, कोलकाता, स्वस्थ शरीर एवं अच्छी तबीयत से अपनी आखिरी विल लिखने जा रहा हूं। अवस्था के कारण विल के लिए गवाह का इंतजाम नहीं हो सका, इसीलिए अपने हाथों से शुरू से आखिर तक विल लिख रहा हूं। मेरी बुद्धि भ्रष्ट या उसमें किसी तरह का विकार नहीं आया है। डॉक्टर असीम सेन इसके गवाह हैं। मेरी अंतिम इच्छा अर्थात लास्ट विल और टेस्टामेंट लिपिबद्ध कर रहा हूं। कोलकाता में जो मेरे 8 मकान हैं और बैंक में जितना रुपया है, उसमें से हैरिसन रोड का मकान और नगद 75,000 रुपए मेरी कन्या श्रीमती नलिनी को मिलेगा। मेरी स्त्री श्रीमती कुमुदिनी जीवित रहते तक मेरे श्याम पोखर के मकान को भोग करेगी। उसकी मृत्यु के बाद वो मकान मेरी कन्या नलिनी को मिल जाएगा। मेरी बाकी संपत्ति 6 मकान और बैंक का पैसा मिलेगा मेरे पुत्र श्री कुशेश्वर राय को। सुनाम धन्य ब्योमकेश बख्शी और विख्यात डॉक्टर असीम सेन को मेरे विल का एग्जीक्यूटर नियुक्त कर रहा हूं। वे लोग निर्देशित व्यवस्था करेंगे एवं हर किसी को 5,000 रुपए पारिश्रमिक मिलेगा। तारीख 1 बैसाख 1360।
हस्ताक्षर सकलम खास श्री रामेश्वर राय। विल जब पढ़ना पूरा हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की। उसके बाद हम सभी एक साथ हंसने लगे। नलिनी की आंखों में आंसू थे। दौड़कर आकर उसने ब्योमकेश को प्रणाम किया। गदगद होते हुए कहा, व्योमकेश बाबू, आपने हमें नया जीवन दिया। ब्योमकेश करुणता से हंसते हुए बोला, वो तो मैंने दिया, ये विल कोर्ट में मंजूर करा पाएंगे क्या? इंस्पेक्टर हलदार आकर बोले, आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वे लोग विल प्रोटेस्ट करने का साहस नहीं करेंगे। यदि करें, मैं गवाही दूंगा। डॉक्टर असीम सेन ने कहा, मैं भी। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर ब्योमकेश बख्शी उपन्यास का हिंदी रूपांतर अदृश्य वसीयत। रचनाकार शरदिंदु बंदोपाध्याय। सभी पुरुष चरित्रों में मैं किशोर, नारी चरित्र में तुली, कहानी पाठ एवं सूत्रधार में मैं किशोर। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।